नागपुर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बैंकिंग की स्थापना हुई है। डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर द्वारा नागपुर शाखा का उद्घाटन समारोह सुरेश भट्ट सभागृह नागपुर में संपन्न हुआ। वर्तमान में लोग सिर्फ राजनीति पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए बैंकिंग के माध्यम से वे बौद्धों की स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर ने व्यक्त किया। इस बैंक के माध्यम से समूचे देश में बौद्धों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का ये मकसद है। बहुत सारे बैंक्स ये दावा करती है कि आप हमारे शेयर होल्डर बनो, हम आपको साल में इतना देंगे, 2 साल में इतना देंगे। मैं आपको कुछ नहीं देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आपके बच्चे को किसी के दरवाजे पर जाने की नौबत नहीं आएगी, यह प्रॉमिस मैं आपको देना चाहता हूं। इतनी सारी पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होने के बावजूद भी क्या हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार कम हुए हैं? इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होने के बावजूद भी महाबोधि टेंपल का मुक्ति आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसको कोई सफलता हासिल हुई? संसद में हमारा आवाज उठाने वाले लोग भी नहीं है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट हम लोग इतने सालों से चला रहे हैं, उसका परिणाम दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो सोचो कि 1947 में जिनके पास इस देश में जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, अगर वो इस देश की अर्थव्यवस्था हाथ में ले सकते हैं, तो हम 2500 सालों से इस देश के लोग हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में नहीं था। इस देश में इतनी विशाल यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने तैयार की थी कि विश्व के लोग यहां पर आकर पढ़ाई किया करते थे। तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। ये सारी हमारे हाथों से नष्ट कर दी गई। और इकोनॉमी सम्राट अशोका के समय ये भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इकोनॉमी हमारी थी। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इस बैंक के नागपुर शाखा का उद्घाटन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये समझाने के लिए कि हम ये कर क्या रहे हैं। अनेक बैंक्स खुलती है, बंद होती है, लेकिन कोई ऐसे कार्यक्रम करके उद्घाटन नहीं करते। बंते जी ने कहा कि बौद्ध, मुझे ये हमेशा बाहर लोगों को, जब मैं बाहर के देशों में जाता हूँ, ताइवान हो, वियतनाम हो, वहाँ के लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि ये जो बुद्ध का धम्म है, ये गोर गरीब लोगों का, दलितों का धर्म नहीं है, ये राजा और महाराजाओं का धम्म है। तो ये राजा महाराजाओं का धम्म है, ये उनका रिलीजन है, तो आपके लोग गरीब कैसे हैं, कैसे रह गए? और ये बात हमेशा मुझे खटकती है कि ये राजा महाराजाओं का धर्म है, और सही में उस समय राजा महाराजाओं को वो शरण जाया करते थे इस बुद्ध के धम्म में। तो हम लोग गरीब कैसे हैं? हम लोगों को भी वो उस दिशा में हम लोगों को पहल करनी होगी, और तब जाके हम आज ये इकोनॉमिकल मूवमेंट को हम लोगों ने हाथ में लिया है। ये पूरी बात, जैसे आज जी हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल हम लोगों ने पढ़ा। ये प्रिएम्बल, पूरा संविधान हम बायहार्ट नहीं कर सकते, पूरा संविधान हम रट नहीं सकते, याद नहीं रह सकता, इसलिए उसका प्रिएम्बल तैयार किया गया है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। संविधान का मुख्य उद्देश्य केवल 4 बातें हम लोगों को हासिल करना है: जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। जस्टिस के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 3 जस्टिस हमको हासिल करने के लिए कहा है, और जस्टिस का नंबर भी पहले पायदान पर है। ये जो सीक्वेंस दिया गया है, ये वर्ल्ड के, विश्व के जिन्होंने सभी संविधान का बारकाई से
अभ्यास किया हुआ था, उन्होंने ये प्रियम्बल दिया हुआ है। जस्टिस, न्याय। न्याय में कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ये देश के प्रियम्बल में जस्टिस पहले पायदान पर है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का एक स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पीच है। मैं केवल आपको उतना ही पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बाबा साहब 25 नवंबर को कहते हैं, ऑन द 26th of January 1950, यानी जिस दिन देश को संविधान मिलेगा और लागू होगा, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हम लोग 26 जनवरी 1950 को एक विरोधाभास जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। राजनीति में हम लोगों को बराबरी तो मिलेगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम गैर बराबर रहेंगे। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. राजनीति में हम एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट का एक समान मूल्य, इस तत्व को हम एक्सेप्ट करेंगे। In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन हम हमारे सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में हम इस तत्व को कि एक व्यक्ति और एक मूल्य, इसको हम हमेशा नकारते रहेंगे। ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? ऐसे विरोधाभास वाली जिंदगी हम कब तक जिएंगे? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में ऐसे गैर बराबरी के सिचुएशन को, गैर बराबरी की जिंदगी को कब तक हम कंटिन्यू करेंगे? If we continue to deny it for long, अगर हम ज्यादा देर तक इस बराबरी की व्यवस्था को नकारते रहे, we will do so only by putting our political democracy in peril. हम ऐसा करके हम अपनी राजनीतिक बराबरी को, राजनीतिक अधिकारों को खतरे में डाल देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, बाबा साहब कहते हैं, we must remove this contradiction at the earliest possible. जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोगों को यह सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की जो परिस्थिति है, इसको खत्म करना होगा। अन्यथा, और एल्स दोज हु सफर फ्रॉम इनइक्वलिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अन्यथा अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम अपनी राजनीतिक आजादी को खो बैठेंगे। 25 नवंबर 1949 को संविधान जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, 26 नवंबर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, 25 नवंबर को आखिरी सेशन हुआ और आखिरी सेशन में बाबा साहब ने यह चिंता जताई कि 26 जनवरी 1950 को जब ये देश में संविधान लागू होगा, तब हम एक विरोधाभास जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में तो हमको बराबरी होगी। नीतू अंबानी का वोट का वैल्यू और आपके वोट का वैल्यू सेम होगा। किसमें? राजनीति में। लेकिन वही नीतू अंबानी और वही आपकी कोई स्त्री ये इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर में बराबर नहीं होगी। राजनीति में आपका वोट और नीतू अंबानी का वोट तो सेम है, एक वन मैन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन इकोनॉमी में क्या आप लोग बराबर हो? क्या सोशल स्ट्रक्चर में आप लोग बराबर हो? तो हमको जब तक हम ये सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी जब तक नहीं लाते, तब तक हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल इक्वलिटी किसी काम की नहीं होगी। ये बाबा साहब ने उस समय ये चिंता व्यक्त की थी। एक कोटेशन और मैं बाबा साहब का
आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बैंक ओपन करके कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। हम कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर रहे, हम बाबा साहब के इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक बात कही है। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं, an ideal society should be mobile, should be full of channels for conveying a change taking place in one part to other parts. In an ideal society, there should be many interests consciously communicated and shared. एक आदर्श समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर एक कोने में अगर कोई बदलाव होता है तो वो दूसरे कोने में उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। 1936 में बाबा साहब को यह भाषण देने से रोका गया था, तब जाकर बाबा साहब ने इसको किताब के स्वरूप में पब्लिश किया। 1936 में किया हुआ यह भाषण 2025 में हम लोग हैं, 10 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। मुझे बताओ, क्या हमने कोई आइडियल सोसाइटी तैयार की है? क्या एक कोने में हुआ बदल दूसरे कोने में कम्युनिकेट हो पा रहा है? बाबा साहब कहते कि एन आइडियल सोसाइटी देयर शुड बी मेनी इंटरेस्ट कॉन्शियसली कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड, देयर शुड बी varied and free points of contact with other modes of association. In other words, there should be social endosmosis. This is fraternity, which is another name of democracy. बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस समय हम लोगों को कहा कि हम लोगों को एक आदर्श समाज ऐसा तैयार करना है जहां पर कई सारे हेतु, कई सारे इंटरेस्ट उस समाज के पूरे किए जाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनीति में हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। जस्टिस, जिस जस्टिस को बाबा साहब ने तीसरे पायदान पर रखा हुआ है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, हमने उसको पहले पायदान पर लाकर रखा है कि हमको पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। सोशल जस्टिस नहीं मिली तो भी चलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिली तो भी चलेगा, हमको पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। चलिए, हमने पॉलिटिकल जस्टिस की भी लड़ाई लड़ी और हासिल भी की, ऐसा नहीं कि हासिल नहीं की। लगभग 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आज शेड्यूल कास्ट के हैं। संसद जो है, उस संसद में 135 सांसद, ज्यांना आपण खासदार म्हणतो, आज असे 135 अनुसूचित जातीचे आहेत। इससे पहले के राष्ट्रपति भी हमारे थे, अभी के भी राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से है। इतनी सारी पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होने के बावजूद भी क्या हमारे ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार कम हुए हैं? इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होने के बावजूद भी महाबोधि टेंपल का मुक्ति आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसको कोई सफलता हासिल हुई? संसद में हमारा आवाज उठाने वाले लोग भी नहीं है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट हम लोग इतने सालों से चला रहे हैं, उसका परिणाम दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसका परिणाम इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो हमको तीसरे पायदान पर करना था वो हमने पहले पायदान पर किया, और जो हमको पहले पायदान पर करना चाहिए था वो हमने अभी तक किया ही नहीं। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की लड़ाई बाबा साहब खुद लड़कर गए, जीत कर गए, हमको वो कैरी ऑन करनी है। सोशल जस्टिस कब हासिल होती है पता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब कहते हैं कि समाज कब निर्माण होता है? किसी भी आदर्श समाज को तब आदर्श समाज या समाज की उपाधि मिलती है जिस समाज में जाति व्यवस्था नहीं होती। जहां पर जातियां नहीं है वहां पर समाज तैयार होता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म का त्याग किया, क्योंकि हिंदू रहते हुए हम हिंदू धर्म को एक आदर्श समाज तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जातियां है। अनेक धर्मों के लोगों ने बाबा साहब को विनती की कि हमारा धर्म स्वीकार लो, इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, सिखिज्म ले लो, लेकिन हर धर्म में
जातियां वहां पर भी थी। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म चुना, भले ही वो भारत से मिट गया हो, लेकिन उसमें जातियां नहीं है। बाबा साहब ने ऐसे धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया और हमको वो सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू करके दी, जीत कर दी कि इस धर्म में जातियां नहीं है, यहां पर सोशल जस्टिस हम लोगों को हासिल होगा। अब इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई हम लोगों को हाथ में लेनी चाहिए थी, हमने डायरेक्टली पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई हाथ में ले ली। वो भी जरूरत थी, उस समय की मांग थी, तो उन्होंने उस तरह से किया, लेकिन पूरी तरह से हमने इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई को छोड़ दिया। आज ये बुद्धिस्ट बैंक की संकल्पना हमने कहां से शुरुआत की? थाने की कमेटी यहां पर बैठी हुई है, मेरे सामने भी लोग बैठे हुए हैं, कई सारे कार्यकर्तागण यहां बैठे हुए, जवादे सर है, बनते राजरत्न है। हर व्यक्ति ने घर घर जाकर लोगों को यह समझाया कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों करना चाहते हैं हम लोग। हमारा पहला उद्देश्य था, नागपुर में ही, यही नागपुर में ही ग्राम पंचायत ने रिजोल्यूशन पास किया कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो, ये हमारे गांव की ये 60 एकड़ जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, ये हम आपको यूनिवर्सिटी के लिए देते हैं। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने वो जमीन हमको दे भी दी। उस समय हम कई सारे देशों के साथ मिलकर हमने उनको कहा कि हमको भारत में स्वतंत्र एजुकेशन सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का नॉलेज उनको पढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो अंबेडकराइट मूवमेंट से, बुद्धिस्ट मूवमेंट से उनको कट ऑफ किया जा रहा है। बच्चे हमारे पैदा हम लोगों ने किए, पाल पोस हम रहे हैं, खाना हम खिला रहे हैं, किताबें हम लेकर आ रहे हैं, स्कूल की फीस हम भर रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अभी 2 दिन से बच्चों को अगर लड़की है तो राधा बन के बुला रहे हैं, अगर लड़का है तो कृष्ण बना के बुला रहे हैं। बच्चे हमारे हैं, कल्चर में किसके जा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके कोटेशन में यह क्लियर कर दिया है कि इस देश में केवल 2 ही कल्चर है, तीसरा कल्चर नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में नैतिक संघर्ष है। ये यही संघर्ष चल रहा है, ये यहां पर कोई बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं चल रही है। मेन झगड़ा बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का है। इस झगड़े से हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये नॉन इश्यूज को टीवी पर दिखाते रहते हैं। मोदी अगर नालायक है तो राहुल गांधी ही लायक है, अगर राहुल गांधी नालायक है तो मोदी लायक है। हम लोगों को ऐसे फेक झगड़े में उलझा कर रखा हुआ है। मैं यही कहता हूं, ये फेक झगड़ा चल रहा है। फेक झगड़ा हमको दिखाते हैं ताकि हम अपना असली झगड़ा ना देख सके, असली युद्ध कहां चल रहा है वो ना देख सके, असली संघर्ष क्या चल रहा है ये ना जान सके। इसलिए हमको एक फेक झगड़ा दिखाया जाता है, मोदी वर्सेस गांधी। और इसलिए आज हम ये डाइवर्ट नहीं हो रहे। आज आप लोग जो यहां पर बैठे हो ना, 2 ही कल्चर है, या तो बुद्धिस्ट कल्चर या तो ब्राह्मणिकल कल्चर। और आप इंक्लूडिंग मी, इस छत के नीचे जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग ब्राह्मणिकल कल्चर को मजबूत कर रहे हैं। सभी लोग, हम सभी लोग ब्राह्मणिकल कल्चर को मजबूत कर रहे हैं। बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, लेके जाओ कावड़ यात्रा के लिए। पैसे हम कमा रहे हैं, यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति पैसा कमाता होगा, नौकरियां कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, ऑटो चला रहा है,
दुकान चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, खेतों में काम कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, पैसे कमाते हैं। 30 दिन के बाद, 31 दिन के बाद पैसा मिलता है, उठाकर ब्राह्मणिकल बैंक में देते, लेके जाओ, अडानी को दे देना। हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हम उठा उठाकर ब्राह्मणिकल सिस्टम को दे रहे हैं, लेके जाओ, यूज करो। और यही अब हमको रोकना है। यही रोकने के लिए हमने पहले बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया। आर्किटेक्चर को लैंड दिखाई, पहाड़ दिया था, अभी कोई तो हमको अच्छी वाली जमीन तो देगा नहीं, एक पहाड़, उसको समतोल करने के लिए लाखों रुपए का खर्च था। अनेक यूनिवर्सिटी से हमारी बातचीत उस समय चल रही थी, वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, महाचुला लॉन्गकोंग राजा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी, अनेक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से हमने बातचीत की कि आपकी यूनिवर्सिटी हम भारत में लेकर जाना चाहते हैं और आपका जो अभ्यासक्रम है वो हम भारत के लोगों को, हमारे बौद्ध लोगों को यो वहां पर उपलब्ध हो, ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं। उन्होंने हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया। यहां आकर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाला। 700 करोड़ उस समय 2019-20 का वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिला। 700 करोड़ रुपए का वो पूरा यूनिवर्सिटी का बजट निकला। अब 700 करोड़ रुपया अगर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमको इकट्ठा करना है तो सोचो कितना समय लगेगा, डोनेशंस लाते 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 लाते। तो हमने सोचा कि कुछ बैंकेबल प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, कोई बैंक इसको फाइनेंस करने को रेडी नहीं। तो हमने सोचा कि अगर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हमको करना है तो हमारे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो किसी और के बैंकों में पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमको अपनी बैंकिंग सिस्टम खड़ी करनी होगी। ये बैंक, जैसे बंते जी ने कहा कि आपको कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए काम करना होगा, आप उसके लिए भी काम करना, हम उसके लिए भी नहीं, उसके लिए ही काम कर रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। कल पूरा दिन मैं नागपुर के विविध विहारों में था। आपने कभी भी हमारा शेयर होल्डर का कैंप रेलवे स्टेशन पे देखा है क्या? कभी किसी एसटी स्टैंड के बाहर देखा है क्या? हमारे जितने भी शेयर होल्डर के कैंप चल रहे हैं ये केवल बुद्ध विहारों में चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि हम जनरल पब्लिक को इस बैंक का मालिक नहीं बनाना चाहते, हम इस बैंक का मालिक केवल बौद्धों को बनाना चाहते हैं, इसलिए बौद्ध विहारों में ही जा रहे हैं। ओपन कर दे हम लोग कि हमने ये बैंक बनाई है, ब्राह्मण सबसे पहले लाइन लगा के आएगा कि ये भारत की बौद्धों की सबसे पहली बैंक बन रही है और इनकी लोक संख्या सबसे ज्यादा है, ये बैंक प्रॉफिट में ही जाएगी, तो सबसे पहला शेयर मैं खरीदता हूं, इसलिए वो खड़ा रहेगा। बाबा साहब ने कास्टेस इन इंडिया में एक अच्छी लाइन लिखी है। बाबा साहब लिखते हैं कि अगर पैसों की बात हो तो ब्राह्मण भगवा चोला उतार कर हरा चोला पहन के वो किसी पीर बाबा के समाधि के सामने भी बैठ जाएगा। ये बाबा साहब ने लिखा है, मैंने नहीं। बाबा साहब ने लिखा है कि पैसा मिलता हो तो ये तो हरा चोला पहनकर किसी पीर बाबा के समाधि के सामने भी बैठ जाएगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है। अभी वही चल रहा है। अभी वो नीला चोला भी पहन के आ रहे हैं हमारे में। तो ये इकोनॉमी हमको अपने हाथ में लेनी होगी। पैसा हमारी समस्या बिल्कुल नहीं है, वो पैसा रखे कहां ये समस्या है। मैं आपको एक कम्युनिटी के इतिहास के बारे में बताऊंगा, पता नहीं आप लोगों के यहां पर है कि नहीं। हमारे यहां पर उल्लासनगर नाम का एक छोटा शहर है, स्टेशन है। 1947 को पाकिस्तान से भगाकर वो यहां पर इंडिया में शरण लेने के लिए आए, भारत में शरण लेने के लिए आए 1947 को। रिफ्यूजी नाम का स्टेटस भी उनको नहीं दिया गया, कैंप बनाकर वो रहे। आज उल्लासनगर में जाओ तो आपको
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे नाम के एरियाज दिखाई देते हैं। 4 नंबर उल्लासनगर 4, कहाँ जाना है तो 2 नंबर जाना है, उल्लासनगर 2 में जाना है, उल्लासनगर 3 में। ये नंबर्स क्या है? वो कैंप्स है। कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, ऐसे कैंप में रहे। कुछ साधन नहीं, ना जमीन है, ना कपड़ा है, ना पैसा है, कुछ साधन नहीं। उस देश से यहां पर आए, 1947 में आए। आज लगभग 78 इयर्स पूरे हो गए, लेकिन 78 इयर्स में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था अपने हाथ में ले ली। हर बिजनेस आज उनके हाथ में है, स्कूल्स उनके हैं, कॉलेजेस उनके हैं, बैंक्स तक उनके हैं। वो कम्युनिटी है सिंधी कम्युनिटी। 1947 में आए। आपके यहां है नागपुर में जरीपटका। क्या दलित कहलाते हैं वो? नहीं। उद्योजक ही होंगे आपके यहां पर भी, बिजनेस में ही होंगे। तो सोचो कि 1947 में जिनके पास इस देश में जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, अगर वो इस देश की अर्थव्यवस्था हाथ में ले सकते हैं, तो हम 2500 सालों से इस देश के लोग हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में नहीं था। इस देश में इतनी विशाल यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने तैयार की थी कि विश्व के लोग यहां पर आकर पढ़ाई किया करते थे। तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। ये सारी हमारे हाथों से नष्ट कर दी गई। और इकोनॉमी सम्राट अशोका के समय ये भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इकोनॉमी हमारी थी। चलिए हम भी समझते हैं कि हम 1950 से ही शुरू हुआ है, संविधान जब लागू हुआ तब से। लेकिन 1950 से लेकर आज 2025 तक 75 साल पूरे हो गए। लेकिन इन 75 सालों में हम अपने इंस्टीट्यूशंस तक बना नहीं पाए। संविधान का इस्तेमाल हमने कितना किया है? केवल रिजर्वेशन की नौकरियां और स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा संविधान से हमको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ नौकरियां ले रहे हैं और स्कॉलरशिप ले रहे हैं। यही कोऑपरेटिव एक्ट इसी संविधान में है। बाबा साहब ने यह एक्ट क्यों बनाया? क्योंकि हम सभी लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 10 लोग मिलकर उद्योग व्यवसाय खड़े कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी हमारी नहीं है। फिर क्या कभी भी हम लोग बिजनेसेस में नहीं आए, उद्योजक नहीं बने? अगर हमारे पास पैसा ही नहीं हो तो हम उद्योजक कहां से बने? इसलिए बाबा साहब ने एक एक्ट तैयार किया कि हम एक दूसरे का सहकार्य करके ये काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन करके कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव एक्ट बाबा साहब ने बनाया। ये कोऑपरेटिव एक्ट का पता है आपको, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, सबसे ज्यादा बेनिफिट इस कोऑपरेटिव एक्ट का कौन कर रहा है पता है? शिंदे सर, शरद पवार। बाबा साहब ने आपके लिए बनाया कि हमारे पास इतना कॅपिटल नाही है, भांडवल नाही आमच्याकडे, मग आम्ही कुठून आणायचं? मग आपण सगळे एकत्रित होऊ आणि छोट्या छोट्या रकमा एकत्रित करून मग आपण ते काम करू। ते बाबासाहेबांचं ते विजन शरद पवार सोरला आणि त्याने आज कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट उचलली आणि आमच्यासाठी दरवाजे बंद केले की यांनी येता कामा नये, तुम्ही नामांतरासाठी लढा द्या। तिथे मैं कभी कभी सोचता हूं, उस समय तो हम लोग नहीं थे, वहां के उस समय के लोगों ने जो संघर्ष किया उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज अगर मेरे सामने यह सवाल आए कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए बाबा साहब का नाम मांगना हो, मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मैं उसी के सामने 150 एकड़ जमीन खरीद के हमारी खुद की यूनिवर्सिटी खुद बना सकते हैं, ऐसा मूवमेंट खड़ा करूंगा। वो कैपेसिटी है हमारी। इस व्यवस्था ने जानबूझकर आपको दलित नाम दिया हुआ है, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि आप में वो चेतना कभी जागृत ना हो। वो जानबूझकर आपको यह नाम दिया गया है कि ये दलित है। व्हाट डू यू मीन बाय दलित? ब्रोकन पीपल, उद्ध्वस्त झालेली लोक, पिचलेली लोक, दबलेली लोक।
म्हणजे तुमच्यामध्ये ती जागृती कधीच निर्माण होऊ नये की आम्ही स्वतःच्या बँक्स उभ्या करू शकतो, आम्ही स्वतःचे विश्वविद्यालय उभे करू शकतो, आम्ही स्वतःचे चॅनल उभे करू शकतो. ही जागृती तुमच्यात कधीही निर्माण होऊ नये याकरिता ही सगळी नावं तुम्हाला देऊन ठेवलेली आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी आम्हाला बौद्ध केलं की व्यवस्था कधीही तुम्हाला वर उठू देणार नाही. बाबासाहेबांचे बुद्धिस्ट असल्याचे स्पीचेस तुम्ही कधी वाचा. याच नागपूरमध्ये दिलेलं भाषण आहे 15 ऑक्टोबर 1956चं. आणि म्हणून आम्हाला त्या दिशेने आता आम्ही मार्गक्रमण करत आहोत. ही जी बँक आम्ही निर्माण केलेली आहे, इस बैंक के माध्यम से केवल बैंकिंग का व्यवसाय हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, बुद्धिस्ट मूवमेंट को हम खड़ी कर रहे हैं. ये लड़ाई बैंक वर्सेस बैंक की नहीं है, ये लड़ाई कल्चर की है. इस देश में बुद्धिस्ट कल्चर सरवाइव करेगा कि या ब्राह्मणिकल कल्चर सरवाइव करेगा, ये लड़ाई चल रही है. और इसलिए अगर बुद्धिस्ट कल्चर को हम लोगों को रिवाइव करना है तो बुद्धिस्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए जितने भी सपोर्टिव काम हमको करने हैं वो करने पड़ेंगे. जैसे आज हमारा पैसा ब्राह्मणिकल सिस्टम में जा रहा है. हम लोगों ने, मैं फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, 2003 में मुंबई यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में कॉमर्स ग्रेजुएट हूं. उसके बाद मैं एमबीए किया, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस में एमबीए किया, पीएचडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उस समय ना मेरे दोस्त मुझे, यानी क्या विजन था पता नहीं, यही था कि दोस्तों के साथ मिलके पढ़ाई करनी है, आउट ऑफ इंडिया सेटल होना है, बैंक के एग्जाम्स JAIIB, CAIIB, ये सारे बैंकिंग के एग्जाम्स हम दे रहे थे. और फिर उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि चलो अभी तुम्हारा पीजी कंप्लीट हो गया है, डॉक्टरेट डिग्री के लिए बाबा साहब का विषय चुनो. मैंने कहा ठीक है. बाबा साहब एज एन इकोनॉमिस्ट, बाबा साहब का क्या काम है वो पढ़ना मैंने शुरू किया. और जब बाबा साहब के ये विजन्स पता चले कि क्या करना चाहते थे, मैंने तो हमेशा बहुत सारे स्पीचेस में मेरे नाम का इतिहास बता दिया है, तो सबको वो तो पता ही है ही. तो जब बाबा साहब का ये विजन पता चला तो कहीं ना कहीं लगा कि आज हम ये जो डिग्रीज ले पाए हैं, भले मैंने रिजर्वेशन नहीं लिया हो, लेकिन मैं एजुकेशन ले सकूं, मैं पढ़ाई कर सकूं, इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया है. और आज ये एजुकेशन लेने के बावजूद भी हमारी आइडेंटिटी क्या है. उस समय हम लोगों को सिलेबस का भाग के तौर पर बिजनेस मैगजीन्स पढ़ना पड़ता था. बिजनेस मैगजीन्स में केस स्टडीज वहां की एनालाइज करनी पड़ती थी. तो सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन उस समय की थी फोर्ब्स मैगजीन, FORBES. फोर्ब्स नाम की मैगजीन हुआ करती थी और वो हम लोग एज अ सिलेबस वो पढ़ते थे. उसी मेरे ड्यूरेशन के दरमियान, कोर्स के ड्यूरेशन के बीच में फोर्ब्स मैगजीन में किसी मंथ के एडिशन में फ्रंट पेज पे एक व्यक्ति का फोटो छपा और टाइटल था रिचेस्ट दलित इन द वर्ल्ड. मुझे वो टाइटल कुछ पसंद नहीं आया. मैंने वो पढ़ा सारा, उसका संघर्ष पढ़ा, कैसे कैसे उसने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, कैसे कैसे मिलियनियर बिलियनियर बना. और फिर वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी उसकी दलित आइडेंटिटी नहीं गई. क्यों नहीं गई? क्योंकि उसने जितना भी पैसा कमाया वो खुद के बेनिफिट के लिए कमाया, खुद की संपत्ति बढ़ाने के लिए कमाया. और उस समय मेरे जहन में एक बात आई कि हम अपनी वैयक्तिक कितनी भी प्रगति कर ले, हम वैयक्तिक झोपड़े से बंगले में शिफ्ट हो जाए, साइकिल से मर्सिडीज में शिफ्ट हो जाए, लेकिन अगर हमारा समाज अगर वहीं पर है तब तुम्हारे वैयक्तिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं है. और इसलिए मैंने उस समय निर्णय लिया
कि आज जो पढ़ाई से ज्ञान जो हमको हासिल हुआ है, इस पढ़ाई का इस्तेमाल अगर मैं अपने ही परिवार के लिए करता रहूं तो मेरी भी पहचान क्या होगी? दलित। ये दलित लोग हैं। भले मैं जापान में शिफ्ट हो जाऊं, भले मैं किसी बुद्धिस्ट कंट्री में जाकर रहने लगूं, फिर भी इंडिया में आने के बाद क्या कहें? ये दलित है। यही अभी का उदाहरण ले लो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बावजूद भी उनकी दलित आइडेंटिटी नहीं जाती। सारा मीडिया यही छाप रहा था कि फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस। और इसलिए हमारे पढ़ाई का इस्तेमाल जब तक जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उसको अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल में होता, तब तक हमारी पहचान नहीं बदल पाएगी। और इसलिए मैंने उस समय निर्णय लिया। मेरे दोस्त उस समय कहा करते थे, अरे इतनी अच्छी नौकरी तुझे मिल रही है, हमसे अच्छा पैकेज मिल रहा है, हमसे अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा? कहां पर लोगों को समझाने के लिए जा रहा है? मैंने कहा ठीक है, मुझे ये नहीं एक्सेप्ट करना जो डीएनए हमारे शरीर में है। बहुत लोगों ने मुझे सवाल भी किया कि बहुत लोगों ने हमको धोखा दिया, किसी ने चैनल बनाया, किसी ने बैंक खड़ी की और फिर वो भाग गए। मेरा इंटेंशन प्योर है। इंटेंशन के अलावा मैं ऐसा डीएनए लेकर पैदा हुआ हूं जिस डीएनए ने हमेशा परिवार के बारे में नहीं, समाज के बारे में पहला सोचा है। उस डीएनए में मैं पैदा हुआ हूं और ये एक पीढ़ी का नहीं। रामजी बाबा को ले लो, मालोजी बाबा को ले लो, बाबा साहब अंबेडकर है। इन्होंने हमेशा अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, समाज के बारे में सोचा कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। और आज हम ये बैंकिंग सेक्टर को इसलिए हाथ में ले रहे हैं क्योंकि हम पैसा तो कमा रहे हैं। 1923 और 13 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रुपी, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका डॉक्टरल थीसिस बाबा साहब अंबेडकर जी का ये प्रेजेंट हुआ। इस थीसिस के रिकमेंडेशंस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इस देश की सभी बैंक्स का नियंत्रण होता है। यानी आज भारत में दिखने वाली हर एक बैंक ये बाबा साहब अंबेडकर जी के 1923 के प्रॉब्लम ऑफ रुपी की देन है, हर एक बैंक। अब हमारा झगड़ा क्या होता है हमेशा? रिप्रेजेंटेशन का, कि हमारा हिस्सा कहां है। यही झगड़ा है ना हमारा। राजनीति में हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वही हिस्सेदारी हम आर्थिक नीति में क्यों नहीं मांगते, अर्थशास्त्र में क्यों नहीं मांगते? इतनी सारी बैंक्स हमारे सामने है पूरे देश भर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लो, सेंट्रल बैंक ले लो, पीएनबी बैंक ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये प्राइवेट बैंक्स ले लो। इन सारी बैंक्स में हमारी बैंक कौन सी है जो बुद्धिस्ट कल्चर को सपोर्ट करती हो? ऐसी इनमें से कौन सी वाली बैंक है बताओ मुझे? है कोई बैंक? दो ही कल्चर है, या तो बुद्धिस्ट कल्चर या तो ब्राह्मणिकल कल्चर। अब ये बैंक्स को भी पता नहीं होगा कि वो ब्राह्मणिकल कल्चर को सपोर्ट कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप लोग यहां पर सभी लोगों के अकाउंट्स किसी ना किसी बैंक में तो है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये ऐसी बैंक है कि पूरे भारत में इसके ब्रांचेस है और हर नागरिक इसका कहीं ना कहीं तो अकाउंट होल्डर है। टीचर्स, प्रोफेसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सैलरी गवर्नमेंट की वहीं पर आती है। मैं कैलकुलेशंस करके बताता हूं, 140 करोड़ लोगों का यह देश है। इसमें हम 22% लोग हैं, यानी हम 30 करोड़
30.80 आता है, हम 30 करोड़ पकड़ लेते हैं। 30 करोड़ लोग भी, अगर अनुसूचित जाति के लोग भी अगर 1000 रुपया भी रखें तो 31,000 करोड़ हमारा एसबीआई के पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये एक बैंक का बोल रहा हूं, ऐसे अनेक बैंकों में ये डिवाइड होगा। हम लोग जब एमबीए की पढ़ाई करते थे, कॉमर्स की पढ़ाई करते तो एक टर्म यूज होता है, इंडियन इकोनॉमी। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस देश में इंडियन इकोनॉमी जैसा कोई शब्द अस्तित्व में है ही नहीं। जो भी इकोनॉमी है वो है ब्राह्मणिकल इकोनॉमी। अब ये इंडियन इकोनॉमी को, ये ब्राह्मणिकल इकोनॉमी को, इनके पास हमारा 31,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। किनका? जिन्होंने सिर्फ 1000 रुपया रखा है। अब किसी किसी का 1 लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा, किसी के 25 लाख होंगे, ले मैं एवरेज पकड़ रहा हूं कि 1000 ही रुपया हमने रखा हुआ है। अगर 1000 भी रुपया हमने इंडियन इकोनॉमी में रखा हुआ है तो हमारा 31,000 करोड़ रुपया इंडियन इकोनॉमी, ब्राह्मणिकल इकोनॉमी के पास पड़ा है। लेकिन यही ब्राह्मणिकल इकोनॉमी जब हमारा बच्चा एमबीबीएस के लिए जाता है, इंजीनियरिंग के लिए जाता है, मेरे पास इसके लिखित में एप्लीकेशंस है। हमारी एक बच्ची 98% 12th साइंस में परसेंटेज लेकर पास हुई। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज में उसको एडमिशन भी मिला, बिना किसी डोनेशन के। डोनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। आज एक एमबीबीएस की सीट 5 से 10 करोड़ में बिकती है, लेकिन उसको उसके मार्क्स के वजह से डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फीस, 1 साल की फीस है 30 लाख रुपए एमबीबीएस की। बहुत कम वाली मैंने बताई आपको, सब्सिडाइज रेट वाली। अब वो 30 लाख रुपए भी वो बच्ची नहीं भर पा रही थी। 1 साल कॉलेज को रिक्वेस्ट करके 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 उसने समय ले लिया, दूसरे साल भी समय ले लिया, तीसरे साल उसको एग्जाम में बैठने से रोका गया। फीस नहीं भरोगे तो बैठने नहीं देंगे। 3rd ईयर में वो बच्ची मेरे पास आई कि सर मेरा एग्जाम है, कॉलेज मुझे बैठने नहीं दे रहा। 2 साल में वो बच्ची डॉक्टर बन सकती है, 2 साल में बच्ची डॉक्टर बन सकती है। मैंने उनको पूछा कि कितने फीस बाकी है, तो उन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताया। 30 लाख, ऐसे 90 लाख रुपए बाकी, और 2 साल के 30 लाख, 60 लाख वो और भरने। 5-10 लाख रुपए होते तो हम मदद कर सकते थे, 90 लाख कहां से भर सकते हैं? मैंने उनको पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन स्कीम है, जिसमें पूरा एजुकेशन होने के बाद बच्चे की जब नौकरी लगती है तब वो इंस्टॉलमेंट्स, रीपेमेंट का शेड्यूल शुरू होता है। मैंने कहा इस स्कीम में आप क्यों नहीं पैसे लेते? उन्होंने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर हेड दिखाया, जिसपे स्टेट बैंक ने लिखा था की तुमच्याकडे तारण ठेवण्यासाठी काही नसल्यामुळे आम्ही तुम्हाला लोन देऊ शकत नाही। अभी आप लोग भी कभी जाओ बैंक में, लोन मांगो, 25 लाख का लोन चाहिए, वो कहेंगे तुम्हारा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। लोन देते समय आप लोग इनएलिजिबल हो जाते हो, ये डॉक्यूमेंट नहीं। लेकिन पैसा रखने के लिए जाओ, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप इनएलिजिबल हो, दो, आने दो। देते समय वो आपको नहीं देंगे, अनेक नुक्स निकालेंगे कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, आप रीपेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताऊंगा, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम 30 लाख रुपए, जहां पर हमारा बच्चा डॉक्टर बन सकता है और वो स्कीम है, हमारे अधिकार के हैं, वो मांगने गए तो वो कहता है कि हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन वही एसबीआई, अडानी एसबीआई लोन वेव ऑफ, ये कुछ टर्म्स है जो गूगल पे डालने के बाद हर पेपर की न्यूज आ जाती है। द हिंदू नाम का इंग्लिश पेपर है,
बिजनेसमैन ये पेपर पढ़ते हैं। द हिंदू का 29 मार्च 2022 को ये न्यूज है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी के 12,770 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बना रहे हैं, राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका 12,770 करोड़ का लोन माफ कर देते हैं। जहां पर हम 30 लाख रुपए का लोन मांगने जाते हैं तो एसबीआई कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। वहीं पर एसबीआई अडानी का ये लोन माफ कर रही है। ये तो एक ही बात है, एक न्यूज है, ऐसे कई सारी न्यूज है। पूरा मिलाकर एक न्यूज है कि लगभग अभी तक उनके 35,000 करोड़ रुपया माफ किया हुआ है एक बैंक ने। बाकी पता नहीं और बैंक्स में से कितने लोन माफ हुए होंगे। अब एक सादा सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। अडानी जो है ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी के सूची में दूसरे क्रमांक पर आता है। ये जो उद्योजक है, क्या ऐसा रिचेस्ट उद्योजक अपना सारा पैसा, अपना सारा कैपिटल क्या किसी सरकारी बैंक में रखता होगा? इसके अकाउंट्स कहां हैं पता है? बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, स्विस बैंक। अपना कमाया हुआ सारा पैसा वो भारत के बाहर के बैंकों में रखता है, लेकिन अगर लोन उठाना है तो वो सरकारी बैंकों से उठाता है। अब इन बैंकों में पैसा कौन रख रहा है? हम लोग। जितने भी बैंक्स में तुम्हारे अकाउंट्स है वो सारा पैसा रोज यूज हो रहा है, रोज यूज होता है। हमको तो सिर्फ ऐप में आंकड़ा दिखता है, हाँ 10,000 बैलेंस है, 5,000 बैलेंस है, 1 लाख बैलेंस है, वो सिर्फ फिगर दिख रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? अडानी रोड्स बांधने के लिए कर रहा है, ब्रिजेस बांधने के लिए कर रहा है, एयरपोर्ट बांधने के लिए कर रहा है, हाईवेज बांधने के लिए कर रहा है, मेट्रोज बांधने के लिए कर रहा है। पैसा हमारा, व्यवस्था उनकी खड़ी हो रही है। इसमें गलती किसकी है? एसबीआई की, अडानी की, आरबीआई की? गलती हमारी है। हम पैसा कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए कि वो पैसा कमाया हुआ रखना कहां पर है वो प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं किया। राजनीति में हमने ये नारा बचपन से सुना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा है ना, तो हमारा ही आदमी चुन के जाना चाहिए। अगर ये नारा हम राजनीति में दे रहे हैं तो अर्थनीति में ये नारा हम क्यों नहीं देते हैं? और इसलिए अर्थनीति में हमने ये नारा दिया कि अगर वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है, अगर ये नोट हमारा है तो ये बैंक भी हमारी होगी, और अगर बैंक हमारी है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी, अडानी की नहीं। बस ये छोटा सा काम करना बाकी रह गया था, वो काम करके दे रहा हूं, ये काम करके दे रहा हूं। अभी हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, जब हमने ये काम सुरू किया, बघा या क्षेत्रात तुम्ही येऊच नये म्हणून सगळी योजना करून ठेवलेली आहे की या कायद्याचा वापर तुम्हाला करता आलाच नाही पाहिजे। आता बँकेचं रजिस्ट्रेशन जर करायचं आहे, रजिस्ट्रेशन करतानाच 1 कोटी रुपये द्यायचे। कुठून देणार 1 कोटी रुपये रजिस्ट्रेशन करतानाच? आमच्या समोर एवढा प्रसंग होता, पेच प्रसंग होता की रजिस्ट्रेशन करताना 2,500 रुपयाचा शेअर आम्ही विचार केला की तेवढाच ठेवायचा, जास्त घ्यायचा नाही। आता 1 कोटी रुपये सरकारला द्यायचे, रजिस्ट्रारला द्यायचे, आणि मग ते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळणार आणि मग आम्हाला मान्यता मिळणार। मग लोक कुणावर विश्वास ठेवतील? अजून बँकेचं रजिस्ट्रेशनच नाही, लोक पैसे तरी कुणाला देतील? मग आम्ही विचार केला की लोकांना असं वाटू नये की आम्ही काहीतरी फसवणूक करतोय, म्हणून आम्ही सांगितलं की एक काम करा, लोकांचा पैसा कॅश मध्ये घेऊ नका, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या अकाउंटला घ्या।
म्हणजे लोकांना हे वाटेल कि हम किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहे, ये संस्था को दे रहे। कल को वो हमको केस भी कर सकती है कि ये पैसा हमने दिया था संस्था को, वो हमारा पैसा उन्होंने डुबा दिया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अकाउंट पे हमने वो 1 CR जमा किया, फिर वो ट्रांसफर किया, और तब जाके हमको डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपको पता है जब हम ये फाइल पुटअप कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, सारे पेपर वर्क कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जब ये फाइल गई, वहां का रजिस्ट्रार क्या कहता है पता है, दिल्ली का, कि ये पहली फाइल है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से पहली कोऑपरेटिव बैंक भारत में बनने जा रही है, ये पहली फाइल है। इससे पहले हमारे पास कोई बैंक लेकर अभी तक नहीं आया। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि लो एम इज अ क्राइम, लो एम इज अ क्राइम, छोटे उद्देश्य हा खूप मोठा गुन्हा है। इसलिए मैं ये भारत की पहली बौद्धों की बैंक बोलता भी नहीं हूं। मेरा विजन भारत की बौद्धों की पहली बैंक बनाना है भी नहीं। यहां के नागपुर के लोग मुझे जापान में मिलते हैं, नागपुर के लोग मुझे कनाडा में मिलते हैं, यही नागपुर के लोग मुझे यूएस में मिलते हैं, वहां पर मेरा सत्कार करते हैं। इसका मतलब यहां के लोग भारत के बाहर अलग अलग देशों में गए हैं। तो ये भारत की पहली बैंक क्यों बने, ये वर्ल्ड की पहली बौद्धों की बैंक बने, इसका विजन लेकर मैं चल रहा हूं। और इसमें आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था तब भी आप लोगों ने इसके शेयर्स खरीदे। अब वो शेयर सर्टिफिकेट्स वितरण करने का कार्यक्रम भी शुरू होगा। अब इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी ये फर्स्ट स्टेप है। मैं आपको, क्योंकि आप शायद शेयर होल्डर बैठे भी होंगे या शायद जिसको बनना है वो भी यहां पर बैठे होंगे, इसलिए मैं आपको विजन बताता हूं, स्टेप बताता हूं किस तरह से हम काम कर रहे हैं। पहला स्टेप था क्रेडिट सोसाइटी, जो हमने हासिल कर लिया। दूसरा स्टेप है कोऑपरेटिव बैंक। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 22%। मैं आपको एक और कम्युनिटी का उदाहरण दूंगा। जब मैं किसी कम्युनिटी का उदाहरण दे रहा हूं तब उनका अपमान करना या उनको नीचा दिखाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, चाहे वो सिंधीज हो या अभी जिनका उदाहरण दे रहा हूं वो हो। कोंकण में एक कम्युनिटी रहती है सारस्वत नाम की, आपने सुना है कभी इनके बारे में? सारस्वत। अच्छा, ये कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं, जैन होते हैं, कौन होते हैं सारस्वत? ब्राह्मण। पूरा टर्म है सारस्वत ब्राह्मण, पण ते सारस्वत ब्राह्मण म्हणत नाही, फक्त सारस्वत म्हणतात। सारस्वत ब्राह्मण, ब्राह्मणों में एक सेक्ट है। पूरे भारत में ब्राह्मणों की पॉपुलेशन 3.5% है, उसमें अगर सारस्वत निकाले तो 1% भी नहीं है। वो मोस्टली बेस्ड है कोंकण डिवीजन में। नागपूरमध्ये आहेत का सारस्वत ब्राह्मण्स? कमी असतील, आता सगळीकडे ती गेल्या म्हणून, पण मुळात ते कोकणामध्ये बेस्ड असतात। या सारस्वत ब्राह्मणांनी 1% ब्राह्मणांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक धोरणावर काम केलं। आणि ज्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटचं आज मी तुम्हाला सांगतोय, त्यांनी 60 वर्ष आधीच त्याच्यावर काम केलं। 1% ब्राह्मणांना त्यांना एकत्रित त्यांनी केलं आणि त्यांनी त्यांची स्वतःची कोऑपरेटिव्ह बँक उभी केली। कोऑपरेटिव्ह बँक नाव माहिती आहे तुम्हाला काय आहे त्या बँकेचं? सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक। तुम्ही गूगल करा, विकिपीडियाला त्यांची माहिती घ्या। आज सारस्वत बँक 58 कंट्रीज मध्ये आहे। 1% ब्राह्मणांची बँक आज 58 कंट्रीज मध्ये आहे। आम्ही 22% आहोत, 22% आहोत। ब्राह्मणांना त्यांची बँक 58 देशामध्ये नेण्यासाठी 60 वर्ष लागली, 60 वर्ष। पण या राजरत्न आंबेडकरला बौद्धांची बँक जगामध्ये नेण्यासाठी 10 वर्ष लागतील, फक्त 10 वर्ष। आणि म्हणून आम्हाला त्या विजनवर काम करायचं। ही फक्त बँकिंग नाही आहे, याच बँकेच्या माध्यमातून बुद्धिस्ट एज्युकेशनवर आम्ही भर देणार आहोत। पैसा
आता आपल्याच पदरात पडतोय. आपल्याच पदरात पडल्यानंतर मग या पैशाचं काय करायचं, तर आमचं एज्युकेशन उभं राहिलं पाहिजे. हर विद्यार्थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेज इन में नहीं जा सकता, और इसलिए हमने एक ऐसा विजन तैयार किया है यूनिवर्सिटी को लेकर कि अगर हम जमीन खरीदे और वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और इन यूनिवर्सिटी से टाई अप करे, बच्चा यहीं पर पढ़ेगा, लेकिन डिग्री एलएसी की होगी, कोलंबिया की होगी, सिलेबस उनका होगा. ऐसा एजुकेशन सिस्टम से हमने टाई अप किया हुआ है. एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ कल्चर का भी नॉलेज उसको दिया जाएगा. कल्चर का भी नॉलेज उसको दिया जाएगा. आम्ही जे विद्यालय, महाविद्यालय, युनिव्हर्सिटीज तयार करत आहोत, फक्त एक अट असणार आहे. कोणत्याही जातीचा, कोणत्याही धर्माचा मुलगा तिथे आल्यानंतर तिथे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू चालणार नाही, तिथं बुद्धम शरणम गच्छामीनेच वर्ग सुरू होईल. ही एज्युकेशन सिस्टम आम्ही भारतामध्ये आणणार आहोत. पण त्यासाठी जो फायनान्स लागणार आहे तो कोण देणार? ती डॉक्टर B.R. आंबेडकर बँक उभी राहील, त्यावेळेस एज्युकेशन सिस्टम उभा राहील. मी कालपासून लोकांना, सगळ्यांना सांगतो, मी तुमच्यासाठी काम करतच नाहीये. मुझे अभी अंदर बैक स्टेज किसी ने पूछा कि बैंक का शेयर लेने के बाद हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा. शेयर 2500 रुपीजचा आहे, 2500 रुपयाचा शेयर आहे. तो 2500 रुपये का शेयर लेने के बाद हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा. अरे कितना प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट से ही पहना हुआ है. अभी भी हम यहां पर बैठे हुए ना, वो प्रॉफिट की ही देन है. बाबा साहब ने काम किया, उसका प्रॉफिट हम खा रहे हैं. अगर हम काम करें तो हमारा बच्चा, हमारा जनरेशन प्रॉफिट खाएगा. हम काम नहीं करना चाहते और हमको आगे प्रॉफिट देना है. मैं आप लोगों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूं. मैं आप लोगों को कोई डिविडेंड प्रॉफिट देने के लिए बैंक खड़ी नहीं कर रहा हूं. लेकिन कल आपका बच्चा जब MBBS के लिए खड़ा होगा, इंजीनियरिंग के लिए खड़ा होगा, IITian बनना चाहेगा, साइंटिस्ट बनना चाहेगा, तब डॉक्टर B.R. आंबेडकर बैंक उसको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगी. ये काम हम लोग कर रहे हैं. और ऑब्वियसली बैंक का जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोई मेरे घर की बैंक तो है नहीं. मेरा और मेरे पत्नी का सिर्फ 2500 ऐसा 5000 रुपए का शेयर है. जितने भी शेयर होल्डर्स इसको बनेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय इन लोगों में ही होगा, यही होगा. और इसलिए जो बैंकिंग के रूल्स है वो तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आपको डिविडेंड देना, आपको प्रॉफिट देना. बहुत सारे बैंक्स ये दावा करती है कि आप हमारे शेयर होल्डर बनो, हम आपको साल में इतना देंगे, 2 साल में इतना देंगे. मैं आपको कुछ नहीं देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आपके बच्चे को किसी के दरवाजे पर जाने की नौबत नहीं आएगी, यह प्रॉमिस मैं आपको देना चाहता हूं. किसी के दरवाजे पर, और केवल बच्चों को ही नहीं. आज ये बैंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा. खत्म इन द सेंस, ये कोऑपरेटिव बैंक नेशनलाइज्ड बैंक में रूपांतरित होकर ये काम करना शुरू भी कर देगा. उसके बाद क्या करेंगे हम? हमारा विजन बैंक है ही नहीं. 10 साल में ये विजन तो कंप्लीट हो जाएगा. फिर आज 25 साल का टेन्योर लेकर मैं चल रहा हूं, 25 साल का कार्यकाल लेकर चल रहा हूं, और 25 साल में मैं इन बौद्धों को इतना सक्षम करना चाहता हूं, चाहे उनकी एजुकेशन की जरूरत हो, चाहे उनकी हेल्थ की जरूरत हो, चाहे उनके कल्चर की जरूरत हो, चाहे उनके पैसों की जरूरत हो. इस देश के बौद्धों को किसी मोदी या गांधी के सामने खड़े होने की नौबत ना आए, यह सिस्टम खड़ा करना चाहता हूं. यह व्यवस्था हम खड़ी करने के लिए काम कर रहे हैं. इकोनॉमी उसका एक छोटा सा पार्ट है. दिस इज ओनली अ पार्ट, दिस इज नॉट द होल ऑफ द मूवमेंट. और इसलिए मैं आप सभी लोगों को, हमारी दिक्कत क्या है पता है, हमारी समस्या क्या है कि हमने जो कानून चुना है, जो लॉ हम लोगों ने चुना है, वो कोऑपरेटिव एक्ट है. कोऑपरेटिव एक्ट में
हम अगर 10 लोग भी 10-10 लाख रुपए निकाले ना तो हम कोऑपरेटिव बैंक खड़ी कर सकते हैं, बैंक खड़ी कर सकते हैं, एनबीएफसी खड़ी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के लिए पैसा नहीं, आदमी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के नंबर्स इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। एमएससी का यानी मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी का जो नंबर आंकड़ा जो हमको चाहिए था उससे कई गुना हम लोग आगे चल रहे हैं। लेकिन अब मुझे कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन इस नाम से हासिल करना है, उसके लिए 10 लाख शेयर होल्डर्स का टारगेट लेकर चल रहा हूं। 10 लाख बहुत लोग सुनते हैं 10 लाख आंकड़ा कंप्लीट होगा। मैं कल से सबको पूछ रहा हूं, इथे 14 ऑक्टोबर येतोय, विजयादशमी येते, दीक्षाभूमीला किती लोक येतात? 30 ते 35 लाख लोक एका दिवसात येतात। एक दिवस 2 दिवस ते त्या ठिकाणी असतात। एक दिन में 30-35 लाख लोग दीक्षाभूमि आते हैं। वही 6 दिसंबर को 30-35 लाख चैत्यभूमि जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या 3,500 लोग भी इकट्ठा हो पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। मैं कई सारे सालों से यह प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं अपने आप से सवाल करता था, कार्यक्रम झाला, लोकांनी मला ऐकलं, मी 1-1 तास 1.5 तास घसा फाटेपर्यंत बोललो, याचं आउटपुट काय? हे तुम्ही इथे आजचा दिवस सोडून उपाशी पोटी इथे बसलात, आउटपुट काय? मला ऐकल्यानंतर मानवी मेंदूचा कॅपॅसिटी 8 तासाची असते। 8 तासाच्या वर माझा एकही शब्द तुम्हाला आठवणार नाही। 8 तासाच्या नंतर मी काय बोललो होतो आठवणार नाही। मग हे तुम्ही इकडे येऊन बसलात, वेळ दिलात, याचा आउटपुट काय? हा प्रश्न मला विचारायचो। एक दिवस मी थकून जाईन, मला बोलण्याची ती ऊर्जा राहणार नाही, कॅपॅसिटी राहणार नाही। मग काय आयुष्यभर भाषणच करायचीत? या लोकांना काहीतरी विजन दिलं पाहिजे। ही लोक मला ऐकायला येत आहेत, मला बघायला येत आहेत। मग या लोकांच्या डोक्यात काहीतरी विजन दिलं पाहिजे, दूरदृष्टी दिली पाहिजे। आणि मग त्यावेळेस या छोट्या 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 सभा, या सभेतनं 100 शेअर होल्डर तरी बाहेर पडले। अशा पद्धतीने त्यांना विजन दिलं आणि आज आम्ही मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटी तयार करू शकलो। आज पण तुम्ही लोक मला ऐकताय। काही लोकांना वाटेल नाही किती रुपये द्यायचे, 2,500 रुपये, किती वर्षातनं, किती महिन्यातनं, किती दिवसातनं, आयुष्यभरातनं एकदा बाजूला काढायचे। तेही मला नाही द्यायचे, स्वतःच्याच अकाउंटमध्ये ठेवायचे। याचा परिणाम काय होईल की आमची भारतामध्ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभी राहील। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था 5 वर्षाचाच टार्गेट घेऊन चाललोय मी, 5 वर्षाचा। आज ज्या दिमागात स्टेट बँक ऑफ इंडिया उभी आहे, ज्या दिमागात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया उभी आहे, ज्या दिमागात एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक तुम्हाला दिसते, या 5 वर्षात संपूर्ण भारतात डॉक्टर BR आंबेडकर बँक तुम्हाला प्रत्येक राज्यात दिसेल। अशा पद्धतीने काम करतो आणि हे काम काही मोठं नाहीये। अनेक लोकांनी आधी करून संपवलंय काम। आम्ही आता सुरू करतोय। लोकांनी त्याचा सगळा मलिदा खाऊन पसार झालेत। आम्ही आत्ता कुठेतरी ते पुस्तक उघडून त्याच्यावर काम करायला सुरुवात करतो आणि म्हणून ह्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटमध्येही आपण आलो पाहिजे। त्यासाठी आम्ही हे काम सुरू केलंय। बँकिंगचं उद्देश केवळ पैसे घेणं, पैसे देणं, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन एवढंच नहीं है। तो पूरी बुद्धिस्ट मूवमेंट को हम इस मूवमेंट से खड़ी करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विजन है, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बन सके वो सब करेंगे। ये बाबा साहब ने हमसे उम्मीद जताई थी की या देशात बौद्ध धर्माला पुनर्जीवित करण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते सगळं आपल्याला करावं लागेल। आणि आजच्या घडीला मला असं वाटतंय की बौद्ध धर्माला पुनर्जीवित करण्यासाठी, त्याला सक्षम करण्यासाठी आमची आर्थिक व्यवस्था बळकट असली पाहिजे। आर्थिक व्यवस्था, कारण बुद्धाने सांगितलं की पोटामध्ये जर त्याच्या अन्नच नसेल, कितीही त्याला उपदेश द्या त्याच्या डोक्यात शिरणार नाही। आधी त्याची पोटाची व्यवस्था करा, आधी पोटाची व्यवस्था करा। तुम्ही
म्हणजे मी कधी कधी विचार करतो की या व्यवस्थेने आम्हाला किती लाचार करून टाकलंय. तुमच्या जीवनातला, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है पता है? सबसे बड़ा अधिकार शादी करना, घर खरीदना, ये सबसे बड़ा अधिकार नहीं है. हमारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है कि हम अपने ऊपर किसका राज चाहते हैं, यह तय करना. और वो तय करने का समय 5 साल में एक बार आता है. सबसे बड़ा जीवन का अधिकार है कि मेरे ऊपर कौन राज करेगा, यह तय करना. और वो है आपके वोट का अधिकार. यह सबसे बड़ा जीवन का अधिकार हम 500-500 रुपए में बेच रहे हैं. सोचो, हम लोगों को इस व्यवस्था ने कितना कमजोर कर दिया. इस व्यवस्था ने हमको कितना मजबूर कर दिया कि हम अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार 500 और 100 रुपए में बेच रहे हैं. हमें इन बौद्धों को इतना सक्षम करना है, इतना सक्षम करना है. मैं हमेशा देखता हूं, मोदी को देखता हूं. देखो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है. प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट का वो पोस्ट है. लेकिन क्या इस देश का प्रधानमंत्री सही में कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक मूवमेंट चला रहा है क्या? वो धार्मिक मूवमेंट चला रहा है. देखो, कभी भी आप उसको देखो, आज इस बाबा के पास गया, उस गुफा में बैठा है, वो क्या क्या करता रहता है, पानी के अंदर डूबता है. सारे धार्मिक कर्मकांड चल रहे हैं उसके. पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है ये. जब इलेक्शंस की बारी आती है तो वो जैन मुनियों के पैर पड़ते हुए भी हमने उसको देखा है. जैनों के पैर क्यों पड़ता होगा? उनके तो वोट भी नहीं है. जैनों